नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर में आपका स्वागत है। आज हम शीत युद्ध के कारण करेंगे। मैंने आपको पहले के लेक्चर में शीत युद्ध क्या है, इसकी क्या प्रकृति है, इसके बारे में बताया था। द्वितीय महायुद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से बहुत सी शिकायतें थीं। वे शिकायतें ही मूल रूप से शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है ऐतिहासिक कारण। शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में मिलता है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय ही पश्चिम राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। तो जब सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पावरफुल हुआ तो उनको इन देशों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने सोवियत संघ को बहुत हानि पहुंचाई और जब सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की बात कही तो उन्होंने इस बात को नहीं माना। रूजवेल्ट और चर्चिल इस अनुरोध को टालते रहे तो सोवियत संघ ने ये मान लिया कि ये दोनों ही राष्ट्र हमें बर्बाद करना चाहते हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो उनकी प्रति कड़वाहट बढ़ती गई। तीसरा है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध लड़ने के उद्देश्य भी अलग अलग थे। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देश जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली होने का भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे और उसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो। स्टालिन के अनुसार इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकार ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं। तो इससे इन दोनों में कड़वाहट बढ़ती गई। अगला है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, जिसके अनुसार पोलैंड में सोवियत संघ की लुब्निन शासन और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने थे। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होने लगा, स्टालिन अपने वचन से मुकर गए और अमेरिकी और ब्रिटिश प्रेषकों को पोलैंड में एंटर ही नहीं होने दिया और पोलैंड की जनतांत्रिक पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई की। इससे और अपनी लुब्निन सरकार को समर्थन दिया। तो इससे हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते तथा याल्टा व पोट्सडम संधियों का उल्लंघन किया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और सोवियत संघ समर्थक सरकारें स्थापित कर दी। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलन होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। अगला बिंदु है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को सोवियत संघ ने स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार सोवियत संघ का बल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार कर लिया था और यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार करने की थी। हंगरी और युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव माना गया, किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद इन देशों ने बाल्कन समझौते की उपेक्षा करते हुए सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और वहां सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करा दी। इससे पश्चिमी देश नाराज हो गए। आज बच्चों इतना ही। अगले बिंदु हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।